अपनी ज़िंदगी से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे ऐसा समय ला के देगी कि वो एक हफ़्ता मैं कभी भी भूल नहीं सकता जब मैं गुजरात में गया था। जितनी जगह भी घूमा, जो कुछ भी किया, सब कुछ पहली बार था। घर से इतनी दूर पहली बार जाना, ट्रेन से इतनी देर तक सफ़र करना, राजस्थान के वो पहाड़ी नज़ारे और बहुत कुछ था जो मैंने इस सफ़र में देखा। पर एक सेकंड, तुम्हारे भाई के इस सफ़र की शुरुआत से पहले एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ गई थी। जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो हम लोग की ट्रेन की टिकट कंफर्म ही नहीं हुई थी। और पिछले वाले एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरा इस बार भी वही हाल हो, क्योंकि पिछली बार तो आधी रात ही थी, बट इस बार तो 2 दिन थे पूरे। तो हम लोग ने स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़े की, इधर गए उधर गए काउंटर्स पे, और ट्रेन भी हम लोग की बाहर स्टेशन के ही थी। बट थैंक गॉड कि हम लोग का कम से कम आधा रास्ता आसान हो ही गया था। तो भैया हमें मिल गई ट्रेन और हम लोग निकल गए कोटा राजस्थान के लिए। अब कोटा तो हम लोग किसी तरह पहुंच रहे थे, बट उसके बाद का भी एक डर बना था कि हम लोग अपने आगे का सफ़र कैसे पूरा करेंगे। ये रास्ते गांधीधाम को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से चल रही है। तो वैसी निराशा के बाद हम लोग ने 3 घंटे अपने कोटा जंक्शन में बिताए और आखिरकार हम लोग को 2:15 पे अपने गांधीधाम गुजरात के लिए ट्रेन मिल गई और बैठ के हम लोग पहुंच गए सीधा गांधीधाम के लिए। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहली मेरी खुशी ये थी कि भाई चलो फाइनली अब ट्रेन पे नहीं बैठना पड़ेगा। अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि ये पहली खुशी है तो दूसरी कौन सी होगी? अब भैया 1600 किलोमीटर दूर से 2 दिन तक ट्रेन में बैठकर, वो भी अपने उत्तर प्रदेश से इतनी दूर गुजरात में आए, वो भी पहली बार, तो मज़ा तो आना ही वाला था। अब क्योंकि भैया हमारे लिए तो सब कुछ पहली बार था और उसकी शुरुआत हम लोग ने सबसे पहले गुजराती नाश्ते से की, जिसका भैया सच में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि गांधीधाम की जलेबियाँ। अच्छा सोचो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया के सिर्फ गिने चुने ही लोग जा सकते हैं, और अगर उन गिने चुने लोगों में से तुम भी हो जो कि वहाँ जा सके, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो स्वागत है तुम्हारा बिजनेस पैराडाइज यानी कि इस जगह के बारे में अगर मैं तुम लोग को एक बार में बताना चाहूँ तो ये जगह भाई साहब 24 घंटे 365 दिन पैसा बनाती है। अब इस जगह को मैं एक्सपीरियंस कर पाया, ये चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। शायद रात के 11 या 12 बज रहे होंगे जब मैं ये जगह घूम रहा था, और उस समय की जो वाइब थी, मतलब ये कभी भी ना बंद होने वाली जगह है। जहाँ तुम कभी भी जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये अलग ही दुनिया चल रही है। भाई साहब मोटा भाई ने बहुत ही बड़े एरिया में इस जगह को सेट करके रखा है। अब ये बात बड़ी तुम लोग को लग रही हो या ना लग रही हो, बट मैंने उस जगह को अपनी आंखों से देखा है, तो वो जगह मुझे उतने समय के लिए तो एक अलग ही दुनिया लगती है। मोटा भाई कहते हैं बड़े एरिया से मुझे से बाहर निकलने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए, वो भी गाड़ी से। मोटा भाई की प्रॉपर्टी से बाहर निकलने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। अब 12 से ऊपर टाइम हो रहा था, तो भैया इसको हम लोग ने किया किनारे और तैयारी करने लगे अगले दिन के लिए। ये अगला दिन तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि लाइफ में मैं पहली बार ऐसी जगह जाने वाला था जहाँ पे मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जा पाऊंगा। वहाँ पर जाने से पहले हम कहीं और गए थे, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने मुंद्रा छोड़ा और निकल के हम लोग सीधा मांडवी के लिए, जहाँ पर था विजय विलास का रिजॉर्ट। वो क्या है कि हमने कभी अंग्रेजों का ज़माना तो देखा नहीं, तो क्यों ना आज देख लें कि आखिर पहले के राजा महाराजा का लाइफस्टाइल क्या हुआ करता था। सुनने से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जगह इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब तक मैं वहाँ पे पहुँच नहीं गया।
उस समय के लोगों का शौक इस लेवल का दिख रहा था वहाँ पे कि राजा जी ने जो शिकार किए हुए हैं तो वो जानवर भी आज भी वहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं। मतलब भाई साहब बट उसे ऐसे फिलअप किया जाता है ताकि इनमें फंगस और ये सब ना तो जल्दी खराब ना हो, केमिकल वगैरह डाल के। केमिकल्स और सब यूज़ करके। और जब मैंने एक्चुअल में टाइगर का फेस देखा तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो, मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। धीरे धीरे जब मैं आगे गया तो मुझे पता चला कि उनके पास बहुत सारी विंटेज गाड़ियाँ हैं जो कि एक्चुअल में जल्दी दिखती नहीं है, बट वो फ़ोटो फ्रेम में थी और वो मोमेंट मैं सिर्फ फ़ोटो में ही देख पाया, जबकि वो मैं एक्चुअल में उस जगह पे था और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील था। अंदर के हिसाब से तो लगने लगा था कि ऊपर और भी कुछ होगा। वेला के टेरेस पे चढ़ते ही हम लोग को वो जगह दिखने लगी थी जहाँ पे हम लोग को एक्चुअल में जाना था, यानी कि मांडवी बीच पे। मांडवी बीच मेरी लाइफ का सबसे पहला बीच है जो कि मैंने एक्सप्लोर किया था। धीरे धीरे बीच की वाइब आने लगी थी वहाँ पे रहते ही, क्योंकि सनसेट होने लगा था, बट उसे रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने अपने फ़ोन को रील के अंदर सेट करके ये वाला सनसेट रिकॉर्ड किया। जितनी देर मैं उस बीच पे था वो टाइम मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल लग रहा था। अब पता नहीं क्यों, बट शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी लाइफ में इतनी जल्दी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। पर लाइफ में बहुत सी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, तो इस मोमेंट को हम लोग ने मेमोरी में बना के शाम को निकल गए हम लोग मूवी के लिए। अब मूवी वाली बात की जाए तो सचमुच में मैं अपनी लाइफ में पहली बार मूवी थिएटर में गया हूँ। अब बैकआउट तुम लोग मानो ना मानो, सचमुच में मैं अपनी लाइफ में पहली बार सिनेमा हॉल में गया था। बोनस के तौर पे सबसे पहली मेरी मूवी 3D मूवी थी। सिनेमा हॉल से निकलते ही मेरे को रियलाइज़ हुआ अचानक से कि 2 दिन बाद मेरे को वापस जाना है। और इन 3 दिनों में मैंने जैसा गुजरात एक्सपीरियंस किया, शायद ही मैंने कभी इस तरह की कोई जगह देखी होगी। वहाँ के लोग, रहन सहन और कल्चर वहाँ का बहुत ही गजब का है। मतलब मैं इस लेवल का इफेक्ट हो चुका था उस जगह से कि अगर मुझे स्टे करने का कोई चांस होता वहाँ पे तो मैं पक्का रुक जाता, क्योंकि यार देखो लाइफ में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी ग्रो करने जैसा है। क्योंकि बचे थे 2 दिन और एक वीआईपी एंट्री लेने के लिए हम लोग वापस घुमा लिए अपनी गाड़ी पोर्ट की ओर, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा पोर्ट तो दिखता नहीं है। तो सुबह एक नज़ारा देखने के लिए अरेबियन सी का हम लोग वापस पहुंच गए। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मोटा भाई की जो आज की सिचुएशन है तो उसकी बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि मैं जब गया था तो वो पिछले साल दिसंबर में था, तो अब की जो सिचुएशन है उसके टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो यहाँ पे उस तरह की कोई बात नहीं होगी। अजीब सी बात है, बट सुबह जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे बहुत शांत तरीके से वहाँ पे काम चल रहा हो, और रात में अगर जाओ वहाँ पे तो लगता है बहुत ही सीक्रेट मिशन की तैयारी चल रही है वहाँ पे। एक चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है जब तुम वीआईपी की एंट्री करो और एग्जिट भी वीआईपी में हो।
वैसे अगर इन सब चीजों को साइड किया जाए तो मेरी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी उस लास्ट डे के लिए, जो कि उस ट्रिप का और उस साल का सबसे ज्यादा बेस्ट डे होने वाला था, क्योंकि मैं जाने वाला था मुंद्रा से दूर अपनी लाइफ के पहले हाईएस्ट पीक पॉइंट यानी कि काला डोंगर और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास यानी कि रन ऑफ कच्छ पे। कच्छ के उन रास्तों पे जाके मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि गुजरात ऐसा भी दिखता है। हम रास्ता क्लियर करते हुए पहाड़ों पे जा रहे थे और आधा रास्ता पार करने पर जो कच्छ का नज़ारा मैंने पहाड़ों से देखा, वैसा नज़ारा शायद ही कहीं दिखता होगा। और अगर यही नज़ारा काला डोंगर के व्यू पॉइंट से देखा जाए, वो मोमेंट एकदम से अनरियल सा लगता है। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था वहाँ पर बैठ के उन पहाड़ों से दूर कच्छ का नज़ारा देखने का, पर इतनी धूप में हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते थे। और अगर हम लोग वहाँ पे देर कर देते तो कच्छ का असली नज़ारा यानी कि वहाँ का सनसेट हम लोग मिस कर देते। तो भैया हम लोग वहाँ से फिर निकल लिए रन ऑफ कच्छ के लिए। मैं कभी इतना खाली मैदानों के बीच में गाड़ी चलाया नहीं, जिसकी वजह से मुझे एक टाइम को लगा कि मैं मार्स पे गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे रन ऑफ कच्छ पहुंचने से पहले हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, वो भी रन उत्सव में, जहाँ पर गुजराती कल्चर की तो बहुत सारी चीजें थी। पर जितनी बार मैं वहाँ पे ऊँट देख रहा था, मुझे अचानक से पता नहीं क्यों राजस्थान वाली वाइब आ रही थी। यार तो जैसे सनसेट होने लगा तो हम लोग अपनी कार को लेके पहुंच गए कच्छ की ओर, जहां पर हम लोग को सबसे ज्यादा टाइम लग गया सिर्फ एंट्री की तैयारी करने में, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास थे। और वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मैदान में कौन कहां पहुंच जाए क्या ही पता, तो ढूंढना भी पड़ता है। कच्छ पहुंचते ही इतना गजब का नजारा था कि कोई सवारी कर रहा है तो कोई तैयारी कर रहा है और कुछ लोग तो हवा में ही उड़ रहे थे। मतलब अगर एक बार में मैं बताऊं तो एकदम तगड़े वाले गूज़बम्स आ रहे थे। और जब मैं एक्चुअल में कच्छ में पहुंचा तो उस जगह में मैं इतना खो गया था कि मैं अपना सनसेट एंजॉय करना भूल रहा था, क्योंकि वो जगह ही एक अनदर वर्ल्ड जैसी लगती है। एक पल में सारी नेगेटिविटी और घबराहट एकदम से दूर हट गई थी। उस मोमेंट में मैं खुशी से बस यही सोच रहा था कि आखिर अपनी लाइफ में मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं आज ये मोमेंट जी पा रहा हूँ। ऐसा क्या किया मैंने अपनी लाइफ में कि गॉड ने और मेरी लाइफ ने मुझे इतना बढ़िया तोहफा दिया। और एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू उन सबको जिनकी वजह से मैं वहाँ तक जा पाया, और थैंक यू उन सबको भी जिनकी वजह से मैं वो चीज़ें देख पाया जो मैंने ट्रेन में जाते टाइम सोची भी नहीं थी। एंड आई नो कि वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जो मेरे साथ उस मोमेंट में थे, जिनकी वजह से मैं वो एक हफ्ता भूल नहीं सकता जब मैं गुजरात में गया था।
अब क्योंकि वो दिन आ गया था जब हम लोग को वापस जाना था और सोचा इस एडवेंचर से बड़ी ट्रिप में क्यों ना एक और एडवेंचर जोड़ा जाए। वो क्या है ना कि बहुत तगड़ी वाली फीलिंग आती है खिड़की से बाहर देखने में, जब पायलट बोलता है कि हेलो एवरीवन, दिस इज आवर कैप्टन स्पीकिंग। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी ज़मीन से लगभग 43,000 फीट ऊपर बादलों के बीच में। थैंक यू।